नमस्कार, स्वागत है आपका एनबी न्यूज में। मैं हूं जुबैर खान। चलिए आगाज करते हैं हमारे खास बुलेटिन दमदार समाचार लगातार। जस्टिस एनवी रमन्ना ने भारत के 48वें नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उन्हें राष्ट्रपति भवन में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति रमन्ना ने ईश्वर को साक्षी मानकर अंग्रेजी में पद की शपथ ली। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उन्हें पद की शपथ दिलाई। जस्टिस रमन्ना 26 अगस्त 2022 को रिटायर होंगे। राष्ट्रपति भवन में आयोजित सादे शपथ समारोह के दौरान उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, पीएम नरेंद्र मोदी और कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद मौजूद रहे। जस्टिस रमन्ना का जन्म 27 अगस्त 1957 को आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के पोनवरम गांव में हुआ था। उन्होंने 10 फरवरी 1983 को आंध्र प्रदेश में अपने गृह जिले में वकालत करना शुरू किया। जस्टिस रमन्ना 27 जून 2000 को आंध्र प्रदेश के हाई कोर्ट में जज बने। इसके बाद जस्टिस रमन्ना को फरवरी 2014 में सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया गया। महाराष्ट्र सरकार में गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ सीबीआई की ओर से मामला दर्ज किए जाने के खिलाफ नागपुर में अनिल देशमुख के आवास के बाहर एनसीपी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। इस मौके पर एनसीपी कार्यकर्ताओं ने केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और केंद्र सरकार पर महाराष्ट्र सरकार को बदनाम करने का इल्जाम लगाया। पिछले कुछ दिनों से हमने देखा जिस प्रकार से लगातार ये केंद्र की सरकार महाराष्ट्र सरकार को बदनाम करने का काम कर रही है। हमारी इतनी ही मांगनी है कि हमने जो माननीय उच्च न्यायालय का हम सम्मान करते हैं, माननीय उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा था कि प्राथमिक चौकसी करके अहवाल जो है वो कोर्ट को सादर करना है, लेकिन सीबीआई ने किसी प्रकार का कोर्ट को अहवाल सादर नहीं किया और डायरेक्ट गुना दाखिल किया। गुना दाखिल तो किया, गुना दाखिल करने के बाद स्टंटबाजी के लिए छापेमारी शुरू की गई है। ये महाराष्ट्र की राज्य सरकार को बदनाम करने की साजिश जो है ये केंद्र सरकार की तरफ से हो रही है। बीजेपी बहुत नीचे की हद तक गिर गई है। किसी भी हालत में बीजेपी यहाँ सरकार बनाना चाहती है, इसलिए माननीय अनिल देशमुख साहब को और यहाँ की राज्य सरकार को बदनाम करने के लिए छापेमारी और इस प्रकार की ये घटना हो रही है। इसका हम कड़ी निंदा करते हैं। बीजेपी की हम निंदा करते हैं, केंद्र सरकार की निंदा करते हैं और हम लोग यहाँ पे महाविकास आघाड़ी के समर्थन में, हमारे नेता अनिल देशमुख साहब के समर्थन में हम लोग उपस्थित हुए। कोरोना महामारी का पालन करते हुए हम लोग कम संख्या में उपस्थित हुए। जरूरत पड़ी तो लाखों की संख्या में हम लोग सड़क पर 100 करोड़ की वसूली मामले में सीबीआई ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। इसे लेकर कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि इस मामले की जांच होनी चाहिए ताकि पता लग सके कि करप्शन कहां तक फैला हुआ है। आदेश था जिसके हिसाब से सीबीआई ने ये कार्रवाई शुरू की है। मैं उम्मीद करता हूं कि सीबीआई की ये पूरी कार्रवाई पॉलिटिकली मोटिवेटेड नहीं होनी चाहिए। मुंबई पुलिस में भ्रष्टाचार बड़े पैमाने पर अंदर तक है और इस भ्रष्टाचार के जो हाथ पैर हैं कहां तक फैले हैं और कौन कौन से लोग इससे जुड़े हैं, निश्चित तौर पर एक बार इसकी जांच होनी ही चाहिए और ईमानदारी से होनी चाहिए। अब अनिल देशमुख जी के ऊपर जो आरोप लगा था उन आरोपों की जांच हो रही है। उसके साथ साथ क्या ये पूरे भ्रष्टाचार का जो प्रकरण है इसकी पहुंच और भी जगह पे है क्या और कहां पे है, इसका भी पता लगाना चाहिए। तो निश्चित तौर पर एक महाराष्ट्र सरकार के ऊपर जो भ्रष्टाचार का आरोप लगा था उस आरोप का जवाब देने के लिए, उस आरोप पर सफाई पेश करने के लिए यह जांच को स्वीकार करना पड़ेगा और निश्चित तौर पर जांच के बाद पता चले कि कम से कम मुंबई पुलिस में कौन कहां किस तरीके से अंदर तक इस भ्रष्टाचार में शामिल है और उन सबके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। किसी एक व्यक्ति की विच हंटिंग नहीं होनी चाहिए। इसमें कोई पॉलिटिकल मोटिवेटेड कार्रवाई। दिल्ली का महाराजा अग्रसेन अस्पताल उन अस्पतालों में शामिल है जहां पर कोरोना मरीजों के लिए ऑक्सीजन की भारी किल्लतों का सामना करना पड़ रहा है। ऑक्सीजन की कमी को दूर करने और तत्काल सप्लाई के लिए महाराजा अग्रसेन अस्पताल ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका लगाई है। महाराजा अग्रसेन के अलावा 3 और अस्पतालों ने भी याचिका लगाई है। हाई कोर्ट में महाराजा अग्रसेन अस्पताल के अलावा जयपुर गोल्डन, सरोज अस्पताल और बत्रा अस्पताल ने भी याचिका लगाई है। हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि दिल्ली सरकार को ऑक्सीजन टैंकरों की खरीद के लिए हर मुमकिन प्रयास करने होंगे। हम दोनों सरकारों के अधिकारियों से बातचीत और समन्वय की उम्मीद करते हैं। कोर्ट ने कहा कि हम सभी ऑक्सीजन सप्लायर्स को निर्देशित करते हैं कि वे दिल्ली के अस्पतालों में दिए जाने वाले ऑक्सीजन का पूरा विवरण उपलब्ध करवाएं। कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर ने कोहराम मचा दिया है। ऑक्सीजन के लिए मची हाय तौबा के बीच अब सेना ने मोर्चा संभाल लिया है। भारतीय वायुसेना के मालवाहक विमान C-17 विमान ने हिंडन एयरबेस के पुणे एयरबेस के लिए सुबह 8 बजे उड़ान भरी और वहां से ऑक्सीजन के 2 खाली कंटेनर ट्रक लोड कर गुजरात के जामनगर एयरबेस पहुंचा दिए।
वहीं भारतीय वायुसेना ने विदेश से ऑक्सीजन टैंकर लाने का ऑपरेशन भी शुरू किया। वायुसेना सिंगापुर से 4 ऑक्सीजन टैंकर एयरलिफ्ट कर लाएगी। जानकारी के मुताबिक हिंडन एयरबेस से रात 2 बजे वायुसेना के C-17 विमान ने सिंगापुर के लिए उड़ान भरी थी। ये विमान सुबह 7:45 पर सिंगापुर पहुंच गए, जहां से उन्होंने विमान में ऑक्सीजन टैंकर लोड किए। महाराष्ट्र में जिस तरह से कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इसे देखते हुए वैक्सीनेशन ने भी रफ्तार पकड़ ली है। इसी कड़ी में शनिवार को बड़े स्तर पर लोग वैक्सीनेशन के लिए पहुंचे और अपने नंबर का इंतजार करते हुए दिखाई दी। इस दौरान काफी लंबी लाइनें भी लगी हुई दिखाई दी। यहाँ कौन सा सेकंड डोज फर्स्ट डोज के लिए आए? सेकंड डोज के लिए। तो कितनी देर हो गई और लाइन में धूप में खड़े हैं? अभी करीब 20 मिनट हुआ। 20 मिनट हुआ। तो क्या कहना चाहते हैं, यहाँ पे कैसा अरेंजमेंट है? बहुत बढ़िया है। हाँ। बहुत फर्स्ट क्लास है। फर्स्ट क्लास है। अच्छा है, लेकिन थोड़ा और भी कर सकता है, करना चाहिए। इतने अच्छे है कि मतलब हमें ज्यादा खड़े होने के लिए भी चांस नहीं है। हाँ। लाइन चालू रहे, मूविंग लाइन है। जब पिछली यूपी में कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर की स्थिति भयावह होती जा रही है। कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए वीकेंड लॉकडाउन लगा दिया गया है, जिसके चलते प्रदेश में शुक्रवार रात 8 बजे से सोमवार सुबह 7 बजे तक 59 घंटे का वीकेंड लॉकडाउन प्रभावी है, जिसका असर मुरादाबाद जिले में भी देखने को मिला। इस दौरान सिर्फ अति आवश्यक सेवा यानी मेडिकल, पुलिस और बंदिश के साथ सरकारी परिवहन सेवा को छोड़कर बाकी लोगों पर सख्ती बरती जा रही है। हालांकि कोरोना कर्फ्यू के दौरान अस्पतालों में कोविड टीकाकरण के लिए आने वाले व्यक्तियों को छूट मिलेगी। प्रदेश में शुक्रवार की रात 8 बजे से कोरोना कर्फ्यू लगा हुआ है। कहाँ से आ रहे हैं? तो कैसे आए हैं? चुनाव ड्यूटी के लिए। अच्छा, तो फिर अब तो कर्फ्यू है, तो सवारी वारी कोई नहीं मिल रही यहाँ से? अच्छा, तो आज से जो है वीकेंड लॉकडाउन है, तो कितना जरूरी आप मानते थे, कितना जरूरी है? चुनाव ड्यूटी है, तो बहुत जरूरी था मेरा। अच्छा, और वैसे वीकेंड लॉकडाउन आपको लगता है कितना जरूरी है? ये बहुत जरूरी है। केसेस बढ़ रहे हैं। कहाँ से आए हैं? अभी चुनाव ड्यूटी से आ रहे हैं, तो क्या लगता है आपको कि तो सही है कि लॉकडाउन हो जाना चाहिए? देश में कोरोना को लेकर हो रही रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी और अस्पतालों में ऑक्सीजन की भारी किल्लत की वजह से बड़ी संख्या में लोगों के मारे जाने से विपक्ष केंद्र पर लगातार हमलावर है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार से कहा है कि पीआर और अनावश्यक प्रोजेक्ट पर खर्च करने की बजाय वैक्सीन, ऑक्सीजन और अन्य स्वास्थ्य सेवाओं पर ध्यान दिया जाना चाहिए। इस बीच राहुल गांधी ने दिल्ली के जयपुर गोल्डन अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से कई मरीजों की मौत की खबर पर दुख जताया है। उन्होंने मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना भी जाहिर की। उन्होंने कहा कि मैं राज्य सरकार और कांग्रेस कार्यकर्ताओं से अपील करता हूं कि अपने परिवारों को हर मुमकिन सहायता प्रदान करें। जयपुर गोल्डन अस्पताल का कहना है कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से कल शाम को यहां 25 मरीजों की मौत हो गई। कांग्रेस नेता और सांसद राहुल गांधी ने आज शनिवार सुबह ट्वीट करके जरिए कहा कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर इस बात की जिम्मेदारी बनती है कि कोरोना से पीड़ित तमाम मरीजों की हिफाजत करे। उन्होंने कहा कि सद्भाव से केंद्र सरकार से अपील है कि पीआर और अनावश्यक प्रोजेक्ट पर ध्यान न दिया जाए। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बताया कि राष्ट्रीय पंचायत दिवस पर प्रदेश की 4 कैटेगरी में 9 पंचायतें सम्मानित हुई हैं। उन्होंने बताया था कि प्रदेश सरकार ने गांव को लाल डोरा मुक्त बनाने का जो प्लान बनाया था, उसे 24 अप्रैल 2020 को 8 अलग राज्यों में इंप्लीमेंट किया गया था। इसके अलावा उन्होंने कोरोना महामारी को लेकर बताया कि जो दवाइयों की कालाबाजारी करेगा, उन पर भी नजर रखी जा रही है। जरूरी दवाइयों की कालाबाजारी करने वालों पर सिर्फ जुर्माना नहीं लगाया जाएगा, बल्कि उन्हें गिरफ्तार कर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। कई मेडिकेशंस की और कई एसेंशियल आइटम्स की ब्लैक मार्केटिंग की चर्चा और उनकी रिपोर्टिंग निरंतर हो रही है। लोगों ने होल्डिंग शुरू कर रखी है, चाहे ऑक्सीजन टैंक्स की हो, चाहे वो आपकी रेमडेसिविर जैसी दवाइयों की हो। उसके लिए एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के तहत हम ये डायरेक्शन अब इशू करेंगे कि अगर कोई इस तरह की होल्डिंग करता पकड़ा जाता है तो उसको फाइन नहीं, उसका अरेस्ट करके उसके खिलाफ इस एक्ट के माध्यम से सख्त कार्रवाई हो
कि हरियाणा प्रदेश में इस तरह की जो दिल्ली में खबरें आ रही है, ऐसी कोई भी किसी भी एसेंशियल। पंचायती राज दिवस के मौके पर पीएम मोदी ने 5000 गांव में 4 लाख से ज्यादा संपत्ति मालिकों को ई प्रॉपर्टी कार्ड जारी किए। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि पंचायती राज दिवस का ये दिन ग्रामीण भारत के नवनिर्माण के संकल्पों को दोहराने का एक महत्वपूर्ण अवसर होता है। ये दिन हमारी ग्राम पंचायतों के योगदान और उनके असाधारण कामों को देखने, समझने और उनकी सराहना करने का दिन भी है। हाल में अनेक राज्यों में पंचायत चुनाव संपन्न हुए हैं और बहुत जगह चल भी रहे हैं, इसलिए आज हमारे साथ बहुत से नए साथी भी हैं। मैं सभी नए जनप्रतिनिधियों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज गांव और गरीब को उसके घर का कानूनी दस्तावेज देने वाली बहुत ही बड़ी और अहम योजना स्वामित्व योजना को भी पूरे देश में लागू किया गया है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि 1 साल पहले जब हम पंचायती राज दिवस के लिए मिले थे, तब पूरा देश कोरोना से मुकाबला कर रहा था। तब मैंने आप सभी से आग्रह किया था कि आप कोरोना को गांव में पहुंचने से रोकने में अपनी भूमिका निभाएं। आप सभी ने बड़ी कुशलता से न सिर्फ कोरोना को गांव में पहुंचने से रोका, बल्कि गांव में जागरूकता पहुंचाने में भी बहुत बड़ी भूमिका निभाई। भाई और बहनों, पंचायती राज दिवस का ये दिन ग्रामीण भारत के नवनिर्माण के संकल्पों को दोहराने का एक महत्वपूर्ण अवसर होता है। ये दिन हमारी ग्राम पंचायतों के योगदान और उनके असाधारण कामों को देखने, समझने और उनकी सराहना करने का भी दिन है। अभी मुझे गांव के विकास में सराहनीय काम करने वाली पंचायतों को सम्मानित करने, उनको अवार्ड देने का अवसर मिला है। मैं आप सभी को पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने शनिवार को राज्य में लोहे और इस्पात उद्योगों को बंद करने के आदेश जारी किए ताकि मेडिकल इस्तेमाल के लिए ऑक्सीजन को प्रयोग में लाया जा सके। इसके साथ ही उन्होंने शनिवार को सुबह अमृतसर के एक निजी अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी के कारण 6 मरीजों की मौत के मामले की जांच के आदेश देते हुए कहा कि ऑक्सीजन की कमी से पैदा हुए संकट के मद्देनजर तुरंत राज्य और जिला स्तर पर कंट्रोल रूम स्थापित करने जाएं। मुख्यमंत्री ने अमृतसर के डिप्टी कमिश्नर को आदेश की जांच के आदेश दिए। उन्होंने डिप्टी कमिश्नर को अस्पताल में हुई मौतों के बारे में तथ्यों पर आधारित जांच करने और मौत का कारण पता लगाने को कहा। साथ ही कहा कि पहली नजर में लगता है कि अस्पताल ने सरकार के उन आदेशों का उल्लंघन किया है जिसके तहत ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे सभी प्राइवेट अस्पतालों को अपने मरीज सरकारी मेडिकल कॉलेजों में ट्रांसफर करने को कहा गया था। पंजाब में अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई को और तेज करते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने खनन पर मुकम्मल पाबंदी लगाने के आदेश दिए हैं। साथ ही उन्होंने पुलिस और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को भी रात में माइनिंग कार्यों में शामिल पाए जाने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने राज्य में अवैध खनन की स्थिति के बारे में जायजा लेने के लिए उच्च स्तरीय मीटिंग की अध्यक्षता करते हुए कहा कि माइनिंग विभाग इस सख्ती के साथ यकीनी बनाएगा कि किसी भी अधिकृत ठेकेदार द्वारा नदियों के तल या अन्य इलाकों में रात 7:30 बजे से सुबह 5 बजे तक माइनिंग न की जाए। उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कोई भी व्यक्ति, चाहे अधिकारी हो या पुलिस कर्मचारी, अवैध खनन के कार्य में शामिल पाया गया तो उसके साथ कड़ाई से निपटा जाएगा। पंजाब में प्रोक्योरमेंट एजेंसियों ने अब तक मंडियों में गेहूं की कुल आवक का 93% से ज्यादा हिस्सा खरीद लिया है और डायरेक्ट पेमेंट के नए सिस्टम के जरिए 2,26,000 किसानों के खातों में 7,594 करोड़ रुपए डाले हैं। दरअसल कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच राज्य में चल रही गेहूं खरीद प्रक्रिया की समीक्षा के लिए शनिवार को एक उच्च स्तरीय बैठक के दौरान मुख्य सचिव विन्नी महान ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 76,26,000 मीट्रिक टन में से 71.48% लाख मीट्रिक टन मंडियों में खरीदा गया है, जो कुल आगमन का 93% से ज्यादा है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह द्वारा मंडियों में गेहूं के हर एक दाने की खरीद के संकल्प को दोहराते हुए मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य सरकार ने पहले ही मंडियों में किसान सहायक डेस्क स्थापित किया है, जहां मंडियों के बोर्ड और आईटी के कर्मचारी किसानों को केंद्र सरकार की अनाज खरीद पोर्टल पर पंजीकरण करने में मदद कर रहे हैं ताकि किसानों को एक सीधी भुगतान योजना के माध्यम से किसानों के खातों में भुगतान किया जा सके। कोरोना मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि सरकार कोरोना को कंट्रोल करने के लिए पूरा जोर लगा रही है।
साथ ही उन्होंने घोषणा की कि हरियाणा में 1 मई से 18 साल से ऊपर तक के लोगों को वैक्सीनेशन दी जाएगी। 28 अप्रैल से इसके लिए रजिस्ट्रेशन शुरू किए जाएंगे। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि सरकार और गैर सरकारी अस्पतालों में बेड बढ़ा दिए गए। ऑक्सीजन के बाबत हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा कि 180 मीट्रिक टन की मांग उनकी तरफ से रखी गई है। अब तक 162 मीट्रिक टन की मंजूरी मिल चुकी है। अब हरियाणा सरकार केंद्र से 200 मीट्रिक टन की मांग और करेगी। साथ ही उन्होंने हिदायत देते हुए कहा कि 6 बजे के बाद बाजार बंद करने के प्रशासन के लिए कह दिया गया है। गैदरिंग में 50 से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं होंगे। सीएम ने जोर देते हुए कहा कि 2.5 करोड़ लोगों की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। हमारे स्वास्थ्य मंत्री की सेहत पूरी तरह ठीक ना होने के बावजूद भी वो कोविड की लड़ाई लड़ने में लगे हुए हैं, जो कि अपने आप में बड़ी बात है। लॉकडाउन की आशंकाओं पर बोलते हुए सीएम मनोहर लाल ने कहा कि जरूरत पड़ने पर लॉकडाउन के बारे में विचार किया जाएगा। अगले 2 दिन बाद इस तरह की एक बैठक फिर की जाएगी और मौजूदा हालात के हिसाब से फैसला लिया जाएगा। जैसा हमको पता है कि ये कोरोना की महामारी, इसके जो आंकड़े दिन प्रतिदिन बढ़ते हुए आ रहे हैं, तो ये एक स्वाभाविक है कि सरकार पूरी तरह से इसको कंट्रोल करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाए हुए है। आज अभी हमारी स्टेट लेवल की जो कोरोना मॉनिटरिंग कमेटी की मीटिंग थी वो हुई और उसमें बहुत से विषयों के ऊपर विचार करने के बाद जो निर्णय लिए गए हैं, पहला तो जो वैक्सीनेशन ड्राइव चल रहा है सारे देश भर में, जैसा प्रधानमंत्री जी ने डिक्लेयर किया है, वो हमने भी यहाँ तय कर लिया है कि हरियाणा का भी जो वैक्सीनेशन ड्राइव 1 मई से अब वो 18 वर्ष से ऊपर के सब लोग उसमें एंटाइटल्ड होंगे, सबको ही कोरोनेशन को वैक्सीन। पीएम नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के मौके पर नई दिल्ली से हरियाणा के 1308 गांवों के लोगों को उनकी संपत्तियों के मालिकाना हक के प्रॉपर्टी कार्ड देने का शुभारंभ किया। इसके अलावा 7 जिलों की पंचायतों राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कारों से प्रधानमंत्री ने उन्हें सम्मानित किया। इस अवसर पर कार्यक्रम में चंडीगढ़ से वर्चुअली हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला भी जुड़े। आपको बता दें कि राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कारों और 7 राज्यों की 5002 पंचायतों को 4,09,000 प्रॉपर्टी कार्ड डिजिटली बांटने की उन्होंने शुरुआत की। इनमें हरियाणा के 1308 गांवों के 1,76,579 लोगों को उनके मालिकाना हक के रूप में प्रॉपर्टी कार्ड दिए गए। याद रहे कि सीएम मनोहर लाल की पहल पर राज्य में 26 जनवरी 2020 से करनाल जिले के सिरसी गांव से लाल डोरा मुक्त गांव योजना की शुरुआत देश में सबसे पहले की गई थी। इस योजना के तहत ग्रामीणों को उनकी संपत्तियों के प्रॉपर्टी कार्ड दिए गए। प्रधानमंत्री द्वारा इस स्वामित्व योजना के पूरे देश में लॉन्च करने के अवसर पर कोविड-19 को देखते हुए हरियाणा में सभी जिला के उपायुक्तों ने आज 5-5 लाभ पत्रों को उनके प्रॉपर्टी कार्ड देकर सांकेतिक शुरुआत की। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर प्रदेश के अंबाला जिला को वर्ष 2019-20 के लिए दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार से भी सम्मानित किया। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने श्रमिकों को राहत देने के लिए बड़ा कदम उठाया है। दिल्ली सरकार ने राजधानी के निर्माण कार्य पंजीकृत श्रमिकों को 5-5 हजार रुपए की वित्तीय सहायता राशि प्रदान की है। सरकार की ओर से कुल 2,10,684 निर्माण श्रमिकों को ये राशि प्रदान की जाएगी। सरकार की ओर से अब तक 1,05,750 श्रमिकों के बैंक खातों में 52,88,000 रुपयों की सहायता राशि दी जा चुकी है। बाकी सभी को भी आने वाले दिनों में ये सहायता राशि भेज दी जाएगी। दिल्ली सरकार की तरफ से प्रवासी, दिहाड़ी और निर्माण कार्यों में लगे मजदूरों की अन्य जरूरतों को पूरा करने के लिए दिल्ली के सभी जिलों के कई स्कूलों और कंस्ट्रक्शन साइट्स पर फूड डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर भी शुरू किए गए। अयोध्या नगरी में कोरोना महामारी के चलते राम मंदिर के निर्माण की गति धीमी हो गई है। हालांकि नींव में फिल्ड मटेरियल से 1 फीट मोटी 44 लेयर तैयार करने का काम चल रहा है। इसकी जानकारी मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने दी। उन्होंने बताया कि महामारी से पूरा देश प्रभावित है। लॉकडाउन और कर्फ्यू की वजह से निर्माण का सामना नहीं किया जा सकता। इसके कारण 3 साल में मंदिर के निर्माण को पूरा करने का लक्ष्य पर भी असर पड़ रहा है। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के मुताबिक इस समय कोरोना से भयावह की स्थिति बनी हुई है। लोगों की मौत हो रही है। मरीजों की संख्या में रोजाना बहुत तेजी के साथ इजाफा हो रहा है। ऐसे हालात में सब लोगों को इससे लड़ने के लिए प्रभु राम से प्रार्थना करनी चाहिए। मंदिर निर्माण कार्य में लगी तकनीकी टीम के इंजीनियर और कारीगर फिलहाल कोरोना संक्रमण से बचे हुए हैं। कोरोना महामारी की वजह से अभी मंदिर परिसर में आम लोगों को प्रवेश नहीं दिया जा रहा।
दरअसल चंपत राय ने कहा कि ऑक्सीजन की कमी से लोगों की मौत हो रही है, ऐसे में हम भी मदद के लिए तैयार हैं। मंदिर ट्रस्ट की तरफ से अयोध्या के राजश्री दशरथ मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन का एक प्लांट भी लगाया जाएगा। देखो, कोरोना महामारी ने सारे भारतवर्ष के चक्र को बाधित किया है। फिर से लॉकडाउन, कर्फ्यू, भिन्न भिन्न प्रकार की दुकानों को खोलने के लिए टाइमिंग, रोटेशन, स्कूल, कॉलेज, क्लासेस सभी बाधित हुई हैं। तो इसके कारण ट्रकों का परिचालन भी बाधित हुआ होगा। जहां से गिट्टी आती है, मोरंग आता है, वहां भी जरूर कुछ न कुछ समस्याएं आई होंगी। और ये जो महामारी आई है, प्राकृतिक आपदा, ये आपदा है, ये मनुष्य जनित नहीं है। तो इसके कारण चूंकि सारा चक्र बाधित हुआ है, टूटा है, उतने ही परिमाण में कुछ असर पड़ा होगा। नहीं तो वहां कार्य रीफिलिंग, बैकफिलिंग का कार्य चल रहा है। थोड़ा गति कम ज्यादा, वो रुका नहीं है। अच्छी खुशी की बात यही है कि साइट पर काम करने वाले मजदूर, अन्य लोग अभी पूर्ण स्वस्थ हैं और आशा करते हैं। देश को बढ़ते कोविड संक्रमण से मुक्त बनाने के लिए वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं, तो वहीं धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक साधु संत भी अनुष्ठान के माध्यम से प्रयासरत हैं। अयोध्या के तपस्वी छावनी के महंत परमहंस दास ने आज सरयू में अर्धनग्न खड़े होकर अनोखा अनुष्ठान किया। अयोध्या में तपस्वी छावनी के महंत परमहंस दास ने कोरोना मुक्त भारत बनाने के लिए सरयू जल में लगभग 1 घंटे अर्धनग्न खड़े होकर वाल्मीकि रामायण व हनुमान चालीसा का 108 बार पाठ किया, जिसके बाद सरयू में 1008 डुबकियां भी लगाई गई। वैश्विक महामारी कोविड-19 को समूल विनाश करने के लिए आज मैंने अर्धनग्न अवस्था में सरजू जी में खड़े होकर के वाल्मीकि रामायण का जो मूल 100 श्लोक में जिसमें संपूर्ण रामचरित है उसका पारायण किया और संकट मोचन हनुमान जी को जो है आराधना हनुमान चालीसा पढ़ करके, और यह वैश्विक महामारी कोविड-19 समाप्त हो और देश विरोधी विचारधारा समाप्त हो। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश निरंतर उन्नति कर रहा है। देशवासी मोदी जी पर विश्वास करें, क्योंकि विपक्ष के भ्रम फैलाने पर कुछ लोग मोदी जी के प्रति संदेह करने लग गए हैं। तो मैं एक धर्माचार्य के नाते, एक देशभक्त के नाते सभी देशवासियों से अपील करता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जैसा कुशल नेतृत्व देश को सदियों के बाद मिलता है, इसलिए देशवासी मोदी जी पर विश्वास करें और मोदी जी निश्चित रूप से देश की हर समस्या को दूर करेंगे। और यह वैश्विक महामारी जो कोविड-19 कहते हैं, दवा और दुआ दोनों चाहिए। तो दवा चल रही है और दुआ के लिए हम धर्माचार्यों का जो कर्तव्य है, अनवरत पूजा पाठ कर रहे हैं। आज जो है ये ब्रह्मास्त्र के रूप में, क्योंकि भगवान श्री राम जो है तो सरजू के प्रति, इसी सरजू जी में मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम अयोध्या वासियों को लेकर के और विलुप्त हो गए थे। इसलिए सरजू जी की बहुत महिमा है। कहते हैं कोट कल्प काशी बसे मथुरा कल्प हजार, और एक निमिष सरयू बसे तुलन तुलसीदास। इसलिए सरजू जी में खड़े होकर के आज जो हमने हनुमान चालीसा और वाल्मीकि रामायण के श्लोकों का पाठ किया है, मुझे पूरा विश्वास है कि यह वैश्विक महामारी भी समाप्त होगी और राष्ट्र की एकता, अखंडता अक्षुण्ण रहेगी, देश विरोधी विचारधारा भी खत्म होगी और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति देशवासी विश्वास करेंगे। मोदी जी के नेतृत्व में भारत निरंतर। खबर छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले से है, जहां नक्सलियों ने जवान की हत्या कर गंगालूर के पुलशुमपारा में फेंक दिया। मानसिक संतुलन सही न रहने के कारण जवान बीजापुर से अपने गांव पहुंचा था। बता दें कि मामला 21 अप्रैल का है, जब नक्सलियों ने इस घटना को अंजाम दिया। जवान को उसके घर पालनार से अपहरण किया गया था, जिसके बाद नक्सलियों से रिहा कराने के लिए परिजनों ने मीडिया के माध्यम से भी गुहार लगाई थी, लेकिन अगवा जवान की नक्सलियों ने निर्मम हत्या कर दी। जवान मुरली ताती की 2 छोटे छोटे बच्चे हैं।
जवान ताती के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल बताया जा रहा है। आपको बता दें कि कल पर्चे में मुरली ताती को जन अदालत में सजा के तौर पर हत्या करने की बात लिखी गई थी और ये पर्चा पश्चिम बस्तर डिविजनल कमेटी ने जारी किया था। मामला गंगालूर थाना क्षेत्र का है, जिसकी पुष्टि जिले के एसपी पंकज शुक्ला ने की। मथुरा में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर प्रत्याशी गठजोड़ में लगे हुए, तो वहीं पंचायत का चुनाव में वोटरों को लुभाने के लिए शराब भी पिलाई जा रही है। ऐसी ही शराब पर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई की। राया पुलिस ने 30 पेटी समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक और बीजेपी समर्थित प्रत्याशी द्वारा थाने पहुंचकर राष्ट्रीय लोकदल के समर्थित उम्मीदवार पर चुनाव में वोटरों को लुभाने के लिए शराब मंगाने का आरोप लगाया और जमकर हंगामा भी किया। वहीं विरोधी उम्मीदवार ने इसे षड्यंत्र बताया। मुकेश के यहाँ से पकड़ी गई है, जो 4 अपराधी पकड़े गए हैं, उसको लोकदल का उम्मीदवार है, उसका भाई उन अपराधियों की तीमारदारी कर रहा है, पानी पिला रहा है, चाट खिला रहा है और थाने में अंदर बेखौफ होकर के। तो प्रशासन के द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है? हमें एसओ साहब से बात की है, उनके खिलाफ कार्रवाई करिए। विगत कुछ दिनों से इनको भाजपा प्रत्याशी श्री विवेक चौधरी जी को और इनके पिताजी पूर्व विधायक चौधरी प्रणतपाल सिंह जी को ये आवास, ये एहसास क्षेत्र की सम्मानित सरदारी के द्वारा पता चल गया कि हम बुरी तरीके से निश्चित रूप से हार रहे हैं और ये उस हार के खौफ के कारण अब ये गुंडई और बदमाशी गिरी पर उतर आए हैं। जिस प्रकार से इन्होंने ही हमको साजिशन षड्यंत्र के तहत फंसाने का काम कर रहे हैं, खुद ही शराब भेजने का काम कर रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली इस वक्त ऑक्सीजन की भारी किल्लत से जूझ रही है। कई अस्पतालों में कुछ घंटे का ऑक्सीजन स्टॉक है, जबकि कुछ स्थानों पर अंतिम वक्त में ऑक्सीजन पहुंची है। दिल्ली के कई अस्पतालों की ओर से सरकार के सामने जल्द से जल्द ऑक्सीजन पहुंचाने की गुहार लगाई जा रही है। वहीं दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में ऑक्सीजन की भारी किल्लत को लेकर अस्पताल के चेयरमैन DS राणा ने अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा कि जैसे हालात हों बाकी अस्पतालों के हैं, वैसे ही हालात यहां पर भी है। गंगाराम हॉस्पिटल की स्थिति भी वैसी गृह में जो है बाकी जगह है। यहाँ भी हम रात 12 बजे से लेकर अभी तक अब लड़ रहे हैं। पेशेंट जो वेंटिलेटर पे उनको मैनुअली वेंटिलेशन कर रहे हैं। एक कब तक चलेगा ऐसे? हमें रात को सिर्फ 500.5 वाली 500 ऑक्सीजन दी थी उन्होंने और सुबह फिर थोड़ी सी 1.5 और दी। तो इतने क्यूबिक मीटर से हम ऑक्सीजन हमारे वेंटिलेटर चल नहीं सकते हैं। बड़ा क्राई करके अभी 11 बजे और दी है 1.5। इससे हम वेंटिलेटर तो कर सकते हैं जो पेशेंट थोड़ी ऑक्सीजन की जरूरत है। तो जिन पेशेंट को वेंटिलेटर पर लगे हैं वो फिर आर्टिफिशियल वेंटिलेशन हम अपने आप कर रहे हैं मैनुअली, और मैनुअली 12 घंटे से वेंटिलेशन कर रहे हैं। तो कैसे कर सकते हैं और कब तक ये सीन चलेगा? जब आप सरकार को पूछ रहे हैं, उनके जो अधिकारी हैं जिनको उन्होंने नोडल ऑफिसर बनाया, उनसे पूछते हैं, वो हमेशा एश्योरेंस देते हैं अभी आ जाएगी, अभी दे रहे हैं, थोड़ी सी अभी दे देंगे। अभी भी आपके सामने भी कहा कि नहीं थोड़ी देर क्या होगा 1.5 हमें और देंगे, उससे उतनी देर में 1.5 खत्म हो जाएगी। हमें रिजर्वायर चाहिए मिनिमम 3000 क्यूबिक मीटर ऑक्सीजन का, तभी हमारे वेंटिलेटर चल पाएंगे। और उसको कर्नाटक में कोरोना रोकथाम उपायों के तहत शुक्रवार रात 9 बजे से 57 घंटे का साप्ताहिक कर्फ्यू लगा हुआ है। कर्फ्यू सोमवार सुबह 6 बजे तक प्रभावी रहेगा। इस दौरान सिर्फ 6 बजे से सुबह 10 बजे के बीच आसपास पड़ोस की किराने की दुकानों के अलावा फल सब्जी की दुकानें खोलने की इजाजत दी गई है। सरकार द्वारा साप्ताहिक लॉकडाउन के दौरान बस और मेट्रो सेवाओं में भी कटौती की घोषणा की गई है। बेंगलुरु मेट्रो रेल निगम ने 4 मई तक सेवाएं रद्द करने की घोषणा की है, जबकि सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 7 बजे से सेवाएं शुरू होंगी। बेंगलुरु महानगर परिवहन निगम ने आवश्यक सेवाओं और उद्योगों के कर्मचारियों के लिए 450 से 500 साधारण बसों के परिचालन की बात कही है। ऑनलाइन बुकिंग और बस अड्डों पर यात्रियों की संख्या के अनुपात में अंतर्राज्यीय तथा अंतर जिला बसों का परिचालन किया जाएगा। हालांकि बसों में नियमों के मुताबिक सीट क्षमता 50% यात्री ही सफर कर सकेंगे। तो वहीं शहरों में साप्ताहिक कर्फ्यू के चलते सड़कें सूनी दिखाई दी। एक अजीब सा सन्नाटा शहर में महसूस किया गया। जहां तक नजर गई वहां तक वीरानी ही वीरानी नजर आई। कोरोना महामारी देश भर में तेजी से पांव पसार रही है, जिसके बाद समूचा हेल्थ सिस्टम चरमरा गया है। दूर दराज के गांव देहात हों या राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली,
हालात कमोबेश एक जैसे हैं। ऑक्सीजन की किल्लत और अस्पताल में बेड की कमी के चलते परिजन अपने मरीजों के साथ दर दर भटकने को मजबूर है, लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें कोई फायदा होता दिखाई नहीं दे रहा। ये तस्वीरें दिल्ली में मौजूद जीटीबी हॉस्पिटल की हैं। इन तस्वीरों को देखकर ही समझा जा सकता है कि हालात किस तरह से बिगड़ते जा रहे हैं। अगर जल्द ही इस जानलेवा महामारी पर काबू नहीं पाया गया तो यकीनन इसकी जद में आम से लेकर खास सभी आ जाएंगे। ऐसे में एएनबी न्यूज भी सभी देशवासियों से यही अपील करता है कि आप अपना और अपने परिवार का घर पर रहकर ही ख्याल रखें और बिना किसी जरूरी काम के बाहर निकलने की भूल कतई न करें। मैं अपने नाना का कोविड का इलाज कराने आया हूँ, बट यहाँ पे हमें अंदर जाने नहीं दे रहे इमरजेंसी में भी। क्यों नहीं जाने दीजिए आप? ये तो पता नहीं, वहाँ पे वॉचमैन हमें कह रहे हैं कि अंदर डॉक्टर अवेलेबल नहीं है। अब इमरजेंसी में डॉक्टर अवेलेबल नहीं रहेगा तो हम क्या कहाँ जाएंगे बताइए। उनको ऑक्सीजन लेवल 60 अराउंड हो गया, अब हम क्या करें, कहाँ जाएं आप बताओ ना। देखा जा रहा है एम्बुलेंस रोकी हुई है यहाँ पे हॉस्पिटल में। यहाँ पे भैया क्या है, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है। कह रहे हैं इमरजेंसी में डॉक्टर ही नहीं है, तो डॉक्टर कहाँ है आप बताइए मुझे। किस लिए आए आप? मेरे हस्बैंड एडमिट है हॉस्पिटल में परसों से, और उनको कोरोना पॉजिटिव पाया गया और उनको इधर ही एडमिट किया हुआ है। क्या करंट सिचुएशन है? अभी थोड़ा से नॉर्मल है, ठीक है। जिस दिन लाई थी उस दिन बहुत ज़्यादा सीरियस थे, और अब थोड़ा खा पी भी रहे और ऑक्सीजन मिल रही है। रात से नहीं मिली, मगर अभी मैंने देखा तो अभी तो लगी हुई है फिलहाल। मैम ऑक्सीजन की भी दिक्कत आ रही है, केसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। हाँ, ऑक्सीजन की दिक्कत है, मगर किसी पेशेंट पे ऑक्सीजन है, किसी पे नहीं है। दिक्कत तो है ऑक्सीजन की, बहुत ज़्यादा दिक्कत है, बहुत मर भी रहे हैं। और मैंने देखा नहीं ठीक हो गए कोई गया है, मगर बहुत ज़्यादा मर रहे हैं। मेरे एक पेशेंट एडमिट है और मेरे साथ 2 और बुजुर्ग हैं जिनको कि अर्जेंट उनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। 70 लेवल है उनका ऑक्सीजन का, और बेड अवेलेबल नहीं है पूरी दिल्ली में। हम लोग सर्च कर चुके हैं, और इस हॉस्पिटल से मुझे उम्मीद है, इन्होंने बहुत हेल्प करी है मेरी। तो गवर्नमेंट से मेरी रिक्वेस्ट है कि हॉस्पिटल बेड्स को बढ़ाया जाए किसी भी तरह से और लोगों को बचाया जाए। इस समय बहुत बुरी हो रही है, कोविड केसेस बढ़ रहे हैं, बेड नहीं है। ये सिचुएशन हम लोगों को मिलके हैंडल करनी है, पर हमें बचाना है पहले लोगों को, रादर देन हम लोग ऑक्सीजन के लिए फाइट कर रहे हैं, इंजेक्शंस के लिए फाइट कर रहे हैं, जो कि हमें पता था कि कोविड के लिए चाहिए। बिहार सरकार कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर से निपटने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। कोरोना मरीजों को सुविधा देने के लिए सरकार एक के बाद एक बड़े फैसले ले रही है। इसी क्रम में शुक्रवार को सूबे के मुखिया नीतीश कुमार ने पटना स्थित IGIMS में कोरोना मरीजों के मुफ्त इलाज की घोषणा की। अब इस अस्पताल में इलाज कराने वाले कोरोना मरीजों के इलाज का खर्च सरकार उठाएगी। हालांकि मुख्यमंत्री ने इस घोषणा पर बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सवाल उठाया है। उन्होंने शनिवार को ट्वीट कर कहा, मुख्यमंत्री जी अधूरी जानकारी मत परोसिए, ये भी बताइए कि मात्र 100 बेड यानी केवल 100 मरीजों के लिए ही ये कथित सुविधा उपलब्ध है। साथ ही कहा कि अगर मुमकिन है तो संपूर्ण जानकारी के साथ लिखित आदेश की कॉपी भी सार्वजनिक की जाए, ताकि लोगों को सूचना ग्रहण करने में किसी प्रकार की कोई भी असुविधा ना हो। यूपी के कानपुर में कोरोना से हालात बेकाबू हो गए हैं। लोग यहां खुद के और परिजनों के इलाज के लिए दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। सुबह से ही ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदने के लिए लाइन में लगे लोग नजर आए, बावजूद इसके निराश होकर उन्हें लौटना पड़ा। ऑक्सीजन वितरण कंपनी का कहना है कि वो सिर्फ मेडिकल प्रोफेशनल से जुड़ी लोगों को ही ऑक्सीजन देंगे। वहीं इलाज के लिए अस्पताल जाने पर डॉक्टर घर से सिलेंडर लाने की बात कर रहे हैं। हालात इस कदर बेकाबू हैं कि जहां कोरोना होने पर उन्हें आइसोलेट रहना होता है, वहीं अब सांस लेने के लिए ऑक्सीजन खरीदने को लेकर बाहर निकलना पड़ रहा है। पेशेंट अस्पताल मिल रहा है ना, अस्पताल में इलाज हो रहा है मेरे पेशेंट के, तो 3-3, 4-4 पेशेंट भर्ती हैं, कोई इलाज नहीं, किसी समय डॉक्टर नहीं है। तो वहाँ कवरेज करिए भैया कि अस्पतालों में इंजेक्शन और सिलेंडर मिले। अस्पताल वाले कह रहे अपना सिलेंडर लेके हो तो कर देंगे इलाज, सिलेंडर भी दे रहे हैं, कोई इलाज नहीं है। आदमी का जीवन नहीं है, समझ लो, मजाक बना के रख दिया अस्पताल वालों ने। कहीं कोई जाओ, कहीं कुछ नहीं। सर क्या करे, जहाँ जा कोई हाथ लगाने की तैयारी नहीं है। खड़ी हो जाए ना, शहर के शहर अभी सही हो जाए। जी हाँ, सरकार निकम्मी। हम लोग को क्या करा जाए भाई, हम लोग परेशान है, पब्लिक एकदम पागल हो पड़ी है। कहीं कोई मिल नहीं, कोई। बहुत बुरी स्थिति भैया, सुबह सुबह आओ, लाइन में लगो, हाथ पैर जोड़ो सबके सामने, भैया सिलेंडर दे दो, सिलेंडर दे दो। जान बचाने के लिए भैया भीख मांगनी पड़ रही है। सरकार ऐसी है भैया, कोविड वाले को दे दिया है, कोविड वाले हॉस्पिटल जाओ, पहले 5 लाख रुपए जाओ। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच असम सरकार ने पहले ही फैसला ले रखा है।
अन्य राज्यों का कोविड-19 नेगेटिव सर्टिफिकेट असम में स्वीकार नहीं किए जाएंगे। हवाई और रेल के सभी यात्रियों को पहुंचने पर रैपिड एंटीजन और RT-PCR दोनों जांचों से गुजरना होगा। असम के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हिमंत बिस्व शर्मा ने कहा था कि असम की वर्तमान कोविड-19 स्थिति यात्रा करने वाले लोगों से जुड़ी हुई है, जिसके चलते गुवाहाटी में स्वास्थ्य टीम असम में अन्य राज्यों से आ रहे लोगों का रेलवे स्टेशन पर कोविड की जांच कर रही है। तो वहीं मौजूद डॉक्टर का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। अच्छा, जैसे पहले ट्रेन आता है बाहर से, नॉर्थ ईस्ट के बाहर से, वहीं पे हमारा एक स्क्रीनिंग सेंटर है। वहाँ हम टेम्परेचर चेक करते हैं इस पैसेंजर का, और जिसका वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा मिलता है उसको हम थोड़ा आइसोलेट वहीं पे कर देते हैं, फिर उसका स्कैनिंग हम अलग से करते हैं यहाँ। और बाकी जिसका नॉर्मल टेम्परेचर दिखाता है उसको हम एज काउंटर वाइज डिस्ट्रीब्यूट करके उन लोगों का स्कैनिंग करते हैं, फिर उसका टेस्ट करते हैं। और टेस्ट अगर उसका नेगेटिव भी आए तो हम उसको एडवाइस करते हैं टिल 7 days फॉर होम क्वारंटाइन। कितने केसेस निकल रहा है? कल सुबह 6 बजे से आज सुबह 6 बजे तक हमने 732 पैसेंजर का टेस्ट किया था, उनमें से 45 पेशेंट का पॉजिटिव निकला है। और आज सुबह 6 बजे से अभी तक 291। फिलहाल वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी जारी है दमदार समाचार लगातार। हक की बात दोपहर 12 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। खबरनामा, खबर से असरता, शाम 5 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है हमारे खास बुलेटिन में। उत्तराखंड के चमोली में एवलांच की चपेट में आए सीमा सड़क संगठन के कैंप से अब तक 291 लोगों को बचाया जा चुका है। इलाके से 8 शव भी बरामद किए गए हैं। इसके अलावा 6 लोग भी निकाले गए हैं, जिनकी हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है। चमोली पुलिस के मुताबिक घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इलाके में सेना, NDRF और BRO मिलकर अभियान चला रहे हैं। भारी हिमपात और लैंडस्लाइडिंग की वजह से बचाव कार्य पूरा होने में अभी कई घंटे लगने की संभावना जताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक इलाके में अभी भी कई लोग लापता हैं, जिन्हें तलाश करने का काम लगातार जारी है। आपको बता दें कि 23 अप्रैल को शाम 4 बजे भारत तिब्बत सीमा पुलिस के आसपास भारी हिमपात की वजह से यह हिमस्खलन हुआ, जिसकी चपेट में BRO का एक कैंप और उसके पास बने मजदूरों के 2 कैंप आ गए। इस आपदा के बाद तैनात भारत तिब्बत सीमा पुलिस और सेना ने आनन फानन में बचाव कार्य शुरू किया। देर रात बर्फ में दबे 291 लोगों को मलबे से निकाल लिया गया। बचाए गए लोगों में BRO के अधिकारी और मजदूर शामिल हैं, जो यहां सड़क बनाने का काम कर रहे थे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने हेलीकॉप्टर से मौके का मुआयना किया। NDRF और जिला प्रशासन पूरी तरह मुस्तैदी के साथ में तत्काल जुटा, और साथ में ही माननीय अमित शाह जी गृह मंत्री जी ने कहा कि जो भी आवश्यकता हो हम तुरंत एक्शन ले रहे हैं। और ITB भी BRO सभी हम को पूरी तरह सचेत किए, तेजी से रेस्क्यू हुआ है। और आज सुबह ही मौसम जैसे साफ हुआ तो हम सीधे उस क्षेत्र में होकर के आ रहे हैं। आप पूरा देखा वहाँ जगह जगह रोडें ध्वस्त हैं। BRO अभी काम पे लगी है, लेकिन उनकी कनेक्टिविटी टूटी हुई है। बर्फ बहुत। उत्तराखंड के काला ढोंगी में राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में 13 छात्राओं समेत 15 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं।
राजकीय बालिका इंटर कॉलेज कोटाबाग में 13 छात्राओं समेत 15 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए जाने से कोटाबाग क्षेत्र में हड़कंप मच गया। कुछ दिन पहले 4 अध्यापिकाओं की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। वहीं अध्यापिकाओं की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद कोटबाग सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की टीम ने राजकीय बालिका इंटर कॉलेज के 162 छात्राओं और अध्यापिकाओं के सैंपल लिए थे, जिसकी रिपोर्ट आने के बाद 13 छात्रों, 2 अध्यापिकाओं समेत 15 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। वहीं इस मामले में कोटबाग चिकित्सा प्रभारी देवेश चौहान ने बताया कि सभी को होम आइसोलेट किया गया है। सैंपलिंग हो रही है। अभी GDIC कोटाबाग में 4 टीचर पॉजिटिव आई थी, जिसमें 3 हल्द्वानी है, 1 काशीपुर है। तो प्रिंसिपल द्वारा हमें सूचना मिली कि ऐसे पॉजिटिव आए, फिर हमने स्कूल में जाके सैंपलिंग की। 162 संख्या थी उस दिन, टीचर स्टाफ सब मिला के। तो जो 162 में से अभी 15 पॉजिटिव आए, 13 बच्चियां हैं। कर्नाटक के मैसूर में भी वीकेंड लॉकडाउन जारी है, जिसके चलते मैसूर के मुख्य बाजार की रौनक फीकी रही। मैसूर से सामने आई इन तस्वीरों को देखकर समझा जा सकता है कि कोरोना के चलते लोगों की जिंदगी किस तरह से प्रभावित हो रही है। मैसूर में सड़कों पर सिर्फ वो ही वाहन नजर आ रहे हैं जिनके पास सरकारी पास है और उन्हें कहीं आने जाने की इजाजत है। राजधानी बेंगलुरु में भी वीकेंड कर्फ्यू का सख्ती से पालन किया जा रहा है। समूचे कर्नाटक में जिस तरह से कोरोना पांव पसार रहा है, उसे देखते हुए ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि आने वाले दिनों में प्रदेश भर में लॉकडाउन जैसे हालात हो सकते हैं। पुलिस प्रशासन के जरिए लोगों से अपील की जा रही है कि घरों से निकलने से परहेज करें और मास्क के साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करें। देश भर में कोरोना महामारी ने गोवा में होटल एंड रेस्टोरेंट्स व्यवसाय को भी बुरी तरह से प्रभावित किया है। गोवा सरकार ने कोरोना के चलते आदेश दिया है कि राज्य के सभी सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, होटल्स और रिजॉर्ट्स को रात 10 बजे के बाद पूरी तरह से बंद रखा जाए, जिसकी वजह से रिवर क्रूज, नाइट क्लब और मल्टीप्लेक्स पर खासा प्रभाव देखा जा रहा है। सरकार का कहना है कि जिस तरह से गोवा में कोविड-19 से संक्रमित मरीज सामने आ रहे हैं, उसे देखते हुए किसी भी तरह का रिस्क लेना जनहित में नहीं होगा। इस मसले पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं गोवा होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स के अध्यक्ष गौरीश ढोंड। नहीं, 10% भी बिजनेस नहीं है। इफ यू आस्क मी सिंसियरली, इवन जो वेडिंग्स और पार्टीज बुक किए थे, कन्वेंशंस, दे आर ऑल बीन कैंसल्ड। और आइदर अभी कोई शादी करना है तो किसी ने 200 लोगों को बताया, वो 40-50 पे आ गया है। तो धंधा कम है और ट्रैफिक भी कम है और फ्लाइट्स भी कम आ रहा है अभी गोवा के अंदर। तो कितना परसेंटेज इफेक्ट पड़ा ऐसा लग रहा है आपको ये प्रेजेंट? अभी आप समझो 100 से हमको पूछ। हिमाचल प्रदेश में बढ़ते कोरोना प्रकोप के चलते पर्यटन कारोबार ठप हो गया है। जानकारी के मुताबिक हिल्स क्वीन शिमला में ज्यादातर होटलों में कमरे खाली रहे। कुछ होटल्स में महज 5 से 10% की ऑक्यूपेंसी रही। शिमला से सामने आई ताजा तस्वीरों को देखकर खुद ब खुद अंदाजा लगाया जा सकता है कि शिमला जैसे खूबसूरत शहर की रौनक भी बिगड़ गई है। शहर में एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ है। ये वीरानी कब तक रहेगी, इसके बारे में फिलहाल कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। कोरोना की दूसरी लहर के बाद पर्यटन कारोबार पर असर पड़ना शुरू हो गया था, लेकिन वीकेंड पर सैलानियों की आमद जारी थी। इस सप्ताह वीकेंड पर सैलानी शिमला नहीं पहुंचे। शिमला के होटल कारोबारियों का कहना है कि अब हालात लॉकडाउन जैसे हो गए हैं। सैलानियों के न आने की वजह से होटल बंद करने की नौबत आ गई है। उन्होंने कहा कि कमाई न होने के चलते स्टाफ को सैलरी देना भी मुमकिन नहीं है। शिमला होटल्स एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन के मुताबिक मौजूदा समय में कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते शिमला में वीकेंड टूरिज्म बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। सर, एक चीज़ है, अगर एक साइड से अगर ये कोविड रुक जाए तो ठीक है, और दूसरे साइड अगर देख लेगा तो दूसरे साइड नुकसान भी है। काम काज भी नहीं खत्म है, इससे तो गुर्बत ज़्यादा आएगी। तो मुश्किल है, जीना भी मुश्किल है। काम तो है नहीं, बिल्कुल जीरो पे काम है। अब आज भी बंद है, कल भी बंद है। हम भी सुबह निकला हुआ है, बहुत घुमा हुआ है, कोई काम काज है नहीं। बंद तो है, और सिर्फ ये रेस्टोरेंट, फास्ट फूड और ढाबे वगैरह जो सरकार की इजाज़त से खुले, तो इसमें यह है कि लोकल तो कोई व्यक्ति आ नहीं रहे, क्योंकि छुट्टी का माहौल है, लोग घरों में हैं और घरों में रहने भी चाहिए। और जैसे सरकार ने कहा कि
जब तक वो आपका ज़रूरी काम ना हो, बाहर ना हो, कोई खास चीज़ की ज़रूरत हो, दवाई की और चीज़ों की, तभी आप बाहर हो। ठीक है, लोग इस पे अमल भी कर रहे हैं। और टूरिस्ट आज की डेट में, आज के मतलब माहौल के हिसाब से, दिल्ली में क्राइम ब्रांच की 2 टीमों ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। दिल्ली क्राइम ब्रांच डीसीपी मोनिका भारद्वाज ने बताया कि गिरफ्तार किए गए सभी आरोपियों के पास से कुल 51 रेमडेसिविर इंजेक्शन बरामद किए गए। मामले में जांच जारी है, जिसमें दिल्ली, पंजाब और महाराष्ट्र तक के लोग शामिल बताए जा रहे हैं। अब क्राइम ब्रांच ने जो भी इंफॉर्मेशन आ रही थी कि ब्लैक मार्केटिंग हो रही है रेमडेसिविर इंजेक्शन की, उसका संज्ञान लेते हुए डिफरेंट सोर्सेज अपने लगाए थे। 2 इंटरस्टेट गैंग हैं जिनको इंटरस्टेट सेल की टीम्स ने पकड़ा है। एक टीम ने 2 लोग पकड़े हैं और उनसे 71 इंजेक्शन अभी तक रिकवर हुए हैं। दूसरी टीम ने 2 और लोग पकड़े हैं और उनसे 10 इंजेक्शन मिले हैं। ये लोग इंजेक्शन 25,000 से लेकर 40,000 रुपये तक में बेच रहे थे और इनका मोडस ऑपरेंडाई जो था कि कुरियर के थ्रू इंजेक्शन ये मंगवाते थे और जो भी इनके पास लोग आते थे। यूपी के मथुरा में पुलिस प्रशासन द्वारा जिले में शराब माफियाओं और गैंगस्टर द्वारा अवैध रूप से जोड़ी गई संपत्तियों के कुर्क करने का अभियान जारी है। शनिवार को पुलिस ने वृंदावन कोतवाली क्षेत्र के शराब माफिया की करीब 33,59,000 की संपत्ति पुलिस ने कुर्क की। पुलिस के मुताबिक जिला ने आपराधिक गतिविधियों में शामिल होकर अवैध रूप से अचल संपत्ति अर्जित की थी। अवैध रूप से बटोरी गई करीब 33,59,000 की संपत्ति को गैंगस्टर एक्ट के तहत जब्त करने के लिए पुलिस ने सिटी मजिस्ट्रेट को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा माफिया तत्व व उनकी अवैध संपत्तियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में जनपद मथुरा में चिन्हित मादक पदार्थों के माफिया व शराब की तस्करी में लिप्त जिले सिंह पुत्र प्रसादी निवासी थाना वृंदावन, जो कि पिछले कई सालों से अवैध धंधों में लिप्त था और प्रॉपर्टी अर्जित की जा रही थी, आज डीएम साहब के आदेशानुसार गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत इसकी ऐसी 4 संपत्तियां कुर्क की गई हैं, जिनकी कुल कीमत 33,60,000 रुपए आंकी गई है। इस अपराधी के ऊपर सन 2008 से लेकर अब तक कुल 12 मुकदमे दर्ज हैं। आगे आने वाले समय में भी ऐसे माफिया तत्व, ऐसे अपराधी तत्व जो कि ऐसी गतिविधियों से अवैध संपत्ति अर्जित करते। यूपी में 7 दिन का लॉकडाउन जारी है, जो कि आगामी 26 अप्रैल तक चलेगा। ये तस्वीरें अयोध्या से सामने आई हैं, जहां पर लॉकडाउन का असर देखा गया। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर बाकायदा देख सकते हैं कि किस तरह से शहर में आवाजाही ना के बराबर है। शहर की रौनक कोरोना ने छीन ली है। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ है और एक वीरानी सी पूरे शहर में छाई हुई है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार को थामने के लिए मंगलवार को योगी सरकार ने साप्ताहिक तालाबंदी का ऐलान किया था। इसके अलावा पहले से चला आ रहा नाइट कर्फ्यू अभी भी जारी रहेगा। यही नहीं, राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमण से सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों में नाइट कर्फ्यू को 2 घंटे और बढ़ा देने की घोषणा भी की है। यूपी के कुशीनगर में मारपीट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जहां वीडियो देखा जा सकता है कि एक युवक को 5 लोग बुरी तरह से मिलकर पीट रहे हैं। आरोप है कि जिला पंचायत चुनाव में प्रचार करने को लेकर दूसरे पक्ष के प्रत्याशी ने पिटवाया है। वीडियो में दबंगों की दबंगई साफ तौर पर देखी जा सकती है, जहां बेल्ट और लात घूंसों से युवक की जमकर पिटाई की जा रही है। बताया जा रहा है कि पटहेरवा थाने के रहसू सोमाली पट्टी का यह मामला है। खबर यूपी के झांसी से है, जहां शहर के गल्ला मंडी रोड स्थित डडियापुरा में एक शख्स की मौत हो जाने के बाद उसकी 4 बेटियों ने कंधा देकर उन्हें शमशान तक पहुंचाया। इसके बाद विधि विधान के साथ अंतिम संस्कार की रस्म भी उन्होंने निभाई। बेटी के मुताबिक उनका भाई पिता को यातनाएं देता था और अक्सर प्रताड़ित करता था। बता दें कि वृद्ध की सुबह हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। मौत की खबर पर चारों बेटियों ने पिता के साथ किए अपने वादे को निभाने के लिए मायके पहुंच गई और पिता के अंतिम संस्कार की जिम्मेदारी खुद उठाई। बेटियों ने पिता का अंतिम संस्कार कर ये अनूठी मिसाल पेश की है। वो कंधा क्या देगा, वो मारने की इतनी धमकी देता रहता, चाहे जब उनको परेशान करता, चाहे जब उनको कुछ ना कुछ उनको ऐसा तकलीफ देते ही रहता था। वो आखिर उनका दम निकल ही गया उसकी तकलीफों के कारण। पूरी रात पानी में डली रहा, इसने छत तोड़ दी,
छत से पानी टपकता रहा। उनकी तबीयत इतनी खराब कि वो आखिरी टाइम हम लोगों को याद कर करके बुला के हम लोग उनकी पूरी सेवा करते रहे। फिर क्या किया हम लोगों ने ही उनका अंतिम संस्कार किया। पंजाब के मानसा में अवैध माइनिंग करने वालों पर कार्रवाई की गई। थाना सदर की चौकी के बेहनीवाल पुलिस ने बिना मंजूरी अनाधिकारिक तौर पर खेतों से मशीनों द्वारा मिट्टी की माइनिंग की जा रही थी। टिप्परों और ट्रोलियों से भरकर मिट्टी बेचने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। माइनिंग में इस्तेमाल की जाने वाली मशीनरी और कई वाहन भी जब्त किए गए हैं। हालांकि 6 नामजद फरार होने में सफल रहे, जिनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। एएसआई गुरदीप ਸਿੰਘ ਚੌਂਕੀ ਇੰਚਾਰਜ ਬਹਿਣੀਵਾਲ ਪਾਸ ਇੱਕ ਮੁਖਬਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਵੀ ਬਣਾਵਾਲੀ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਤਲਬ 7-8 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਰੇਤਾ ਚੋਰੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਹਨੇ ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ 2 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ। 6 ਦੋਸ਼ੀ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਭੱਜਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ। 2 ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ, ਇੱਕ ਪੋਕਰਾਂ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ, ਇੱਕ ਟਿੱਪਰ ਤੇ ਇੱਕ ਬਲੈਰੋ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ। मौसम ने पूरे उत्तर भारत में करवट ली तो अनाज मंडियों में पड़ा गेहूं अव्यवस्थाओं और लचर व्यवस्थाओं की भेंट चढ़ता हुआ नजर आया। अंबाला में सुबह जोरदार बारिश शुरू हुई तो अनाज मंडी में बद इंतजामी की पोल खुलकर सबके सामने आ गई। मंडी में गेहूं से भरी बोरियां जलमग्न होनी शुरू हो गई, लेकिन डीएफएससी अंबाला हकीकत के बिल्कुल उलट ही दावे कर रहे हैं। उनका कहना है कि मंडी में पड़ी बोरियां पूरी तरह से ढकी हुई हैं। आज इनेलो के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रकाश भारती अंबाला शहर अनाज मंडी का दौरा करने पहुंचे, जहां पर उन्होंने व्यवस्था की दुर्दशा का हवाला देते हुए कहा कि हरियाणा सरकार पूरी तरह से फेल साबित हो चुकी है। तो वहीं इस बारे में आढ़तियों का कहना है कि मंडियों से फसल का उठान बहुत कम हो रहा है। एजेंसी के पास उठान करने के लिए गाड़ियों की भारी कमी है। 6-7 दिन बीत जाने के बावजूद भी अभी तक फसल का उठान नहीं हो पाया है। ऐसे में अनाज भीगने का नुकसान अब एजेंसियों को ही उठाना पड़ेगा। बारिश में ना तो मैक्सिमम हमने ढक रखे हैं, वैसे इन सभी को हमने निर्देश भी दिए हैं कि आप ढक के रखें और सबने ढक भी रखे हैं। ऐसी बात नहीं है, मैंने खुद विजिट किया है सजावटी में, खुद गया हूँ वहाँ पे, मैंने स्टैकिंग भी रखी है और ढक भी रखे हैं। ऐसे तो नहीं है तो, लेकिन माल तो बहुत बिक गया है। कई बार हमने एजेंसियों को कहा अपना माल उठा लो, लेकिन उनके पास ना तो ट्रक है, ना उनके पास बारदाना है, कुछ भी एजेंसियों के पास नहीं है। टोटली फेल जा रहा है सारा एजेंसियों का काम, और पेमेंट भी नहीं आ रही है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि जमींदार आके हमें तंग कर रहे हैं कि जी हमें पैसा दो, हमें डीजल वास्ते पैसा चाहिए, हमें घर के खर्चे के लिए पैसा चाहिए, हम कहाँ से काम चलाएं। लेकिन हमने जवाब दे दिया आड़ती कहाँ से पैसा दें, जब आड़तियों के खाते में पैसा आ ही नहीं रहा है तो हम पैसा कहाँ से दें। 12-12, 13-13 दिन हो गए, जमींदारों की पेमेंट नहीं पहुंची है। अब जमींदार भी बड़ी दुखी हैं। अब वो जो हमारे पास आते हैं जमींदार, वो सरकार को गालियां निकाल के जाते हैं, तो सरकार को थोड़ा उनके सोचना चाहिए। इंडियन नेशनल लोकदल की ओर से हमने पूरे प्रदेश में सारी मंडियों में जाने का दौरा शुरू कर रखा है। आज हम अम्बाला शहर की मंडी में आए हैं। हमने मजदूरों से भी बात की है, आड़तियों से भी बात की है, किसानों से बात की है, और मजदूर आड़ती ये कह रहे हैं कि मजदूरों को देने के लिए पैसे नहीं है, क्योंकि आड़ती के खाते में पैसे नहीं आ रहे हैं। किसान को ये कहा गया था 24 घंटे में पेमेंट करेंगे। किसान की 10 दिन से, 8 दिन से, 12 दिन से, 15 दिन से उसने कणक मंडी में डाल दी है, लेकिन आज तक उसके खाते में पैसे नहीं है। मंडी में जो अनाज पड़ा है उसको उठाने की कोई व्यवस्था नहीं है। कणक भीग रहा है, खराब हो रहा है, सारा सिस्टम ही खराब हो गया, सारा सिस्टम फेल है। पंजाब के पटियाला में पुलिस ने फायरिंग और लूट के मामले में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। 3 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। सरहिंद रोड हेमकुंड पेट्रोल पंप के पास बरनाला पेंट स्टोर पर 3 लुटेरों ने हवा में गोलियां चला दी और एक दुकान के अंदर पिस्टल की नोक पर लूट कर ली। अब 3 आरोपियों को पुलिस ने धर दबोचा और इनके पास से चोरी की हुई रकम और 2 पिस्टल के साथ साथ एक मोटरसाइकिल रिकवर की है। थाना त्रिपड़ी पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे जांच को शुरू कर दिया है। हरियाणा के नारनौल से अगली खबर है, जहां नांगल चौधरी नगर पालिका के अस्तित्व में आने के बाद शहर में अवैध रूप से बनाई जा रही दुकानों और मकानों पर पहली बार कार्रवाई की गई।
ड्यूटी मजिस्ट्रेट की निगरानी में पहली बार भारी पुलिस के साथ दुकान सील करने पहुंचे नगर पालिका प्रशासन की सख्ती को देखकर अवैध कब्जा करने वाले और अवैध कंस्ट्रक्शन कर रहे लोगों में हड़कंप मच गया। बता दें कि नगर पालिका के अंतर्गत आने वाले एरिया में भवन निर्माण से पहले नक्शा मंजूर करवाना पड़ता है, लेकिन यहां नियमों की अनदेखी कर दुकानों का निर्माण करा दिया गया। इस पर अवैध रूप से दुकान बना रहे लोगों को नगर पालिका सचिव ने नोटिस भी जारी किया, लेकिन निर्माण बंद नहीं हुआ, जिसके बाद भारी पुलिस बल के साथ अवैध रूप से बनी दुकानों के प्रशासन ने सील कर दिया। अगली खबर अंबाला से है, जहां सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर चौक चौराहों पर लगाए गए सीसीटीवी कैमरे ठप पड़े हैं। आलम यह है कि कैमरों के लगाए गए डीवीआर धूल फांक रहे हैं और कई कैमरे को पेड़ पौधों ने घेर लिया है। वहीं शहर के मुख्य चौराहों पर ड्यूटी दे रहे पुलिस कर्मियों ने अब इन कैमरों को दुरुस्त करवाने के लिए आला अधिकारियों को सूचना दी है। बता दें कि इस इलाके में पिछले महीनों में कई वारदात हुई हैं, जिसने दिन दहाड़े अंबाला को थरा दिया है। शहर के व्यस्तम कालका चौक पर पूरे दिन दहाड़े बदमाशों ने एक गाड़ी पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर 2 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था, जिसके बाद पुलिस ने अपराधियों तक पहुंचने के लिए आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे खंगालने की सोची थी, लेकिन पुलिस को सीसीटीवी कैमरे के कुछ तब नहीं मिला जब कैमरे सीसीटीवी चालू ही नहीं थे। फिलहाल वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। क्या कर